दोस्तों एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कार्बोकैटायन की। तो देखिएगा, कार्बोकैटायन जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं तो वो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आके भी क्या करेगा। सिंपल सी बात देखो कि कोई गरीब है वो धनवान के पास जाएगा, अब एक गरीब के पास जाके क्या घंटा उखाड़ लेगा। तो यहाँ पर वही बात है, एक गरीब एक धनवान रिच व्यक्ति के पास जाएगा तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास जाएगी जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस आई इफेक्ट, या हम बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है माइनस आई इफेक्ट, या हम बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं, आइए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सिंपल कार्बोकैटायन है। यहाँ पर जो है ये कार्बोकैटायन, इसके साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसके साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 CH3। तो यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हमने बताया था कि CH3, CD3, CT3 ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये प्लस आई में आ रहे थे जो कि इलेक्ट्रॉन देंगे किसी भी ग्रुप को और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इधर दोनों साइड से देंगे, इधर ये तीनों देंगे तीनों साइड से, और इसकी स्टेबिलिटी को कार्बोकैटायन को मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाले में सबसे ज़्यादा 3 साइड से इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी इस कार्बोकैटायन की। इसको 2 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। इसको एक साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी और कम होगी। इसको किसी साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो 4, 3, 2, 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीजिंग ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। ये यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन है, यहाँ पर कोई ये कार्बोकैटायन है और यहाँ पर कोई ये कार्बोकैटायन है। तो देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें इसको इस साइड से तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर CH2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। CH2 के पास अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसके पास चारों बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास पूरे प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन है। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे सिर्फ। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे इनको। ठीक है, अभी इधर ये इस एक साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी सिर्फ इसकी फर्स्ट वाले की, उसके बाद इसको 2 साइड से मिल रहे हैं तो सेकंड वाले की और स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। इसको सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, वो हो गया। अब आते हैं हम कार्ब एनाइन पर। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन की है, फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन की है, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन की है। आप खुद देख लीजिए
कि ये कार्बोकैटायन जो है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा होगी वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की होगी, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन की होगी, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन की होगी। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कार्बन फ्री रेडिकल पर, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप है, ये भी बेचारा गरीब है क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि फ्री रेडिकल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक गरीब की कौन मदद करेगा? जो इसको दे सकता है कुछ दान में या इसको कुछ डोनेट कर सकता है, वही तो इसकी हेल्प करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप जो होगा वो इसकी सहायता करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप होते हैं प्लस आई। तो यहाँ पर प्लस आई जो होता है वो कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल जो होगी, फ्री रेडिकल मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होगी वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी। और यहाँ पर ये कार्बोकैटायन की जगह यहाँ पर मैं फ्री रेडिकल बना देता हूँ, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना देता हूँ मैं, ये कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ पर ये कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल फ्री रेडिकल है, इसको एक साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप है, यहाँ पर 3 साइड से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो है वो सबसे ज़्यादा 4 की होगी और यहाँ पर फिर 3, 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पर 3 डिग्री जो यहाँ पर है ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, यहाँ पर ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ पर इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि इधर 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप लगे हुए हैं, इधर 2 साइड से लगे हुए हैं, इधर 1 साइड से लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है फ्री रेडिकल की वो यहाँ पर फर्स्ट वाले की हो जाएगी और फिर सेकंड वाले की हो जाएगी, फिर थर्ड वाले की हो जाएगी। और यहाँ पर ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की होगी। अब आते हैं हम कार्ब एनाइन में। तो चलिए कार्ब एनाइन की बात करते हैं। तो कार्ब एनाइन में इसका बिल्कुल उल्टा होगा दोनों का। यहाँ पर थर्ड आता है कार्ब एनाइन। तो यहाँ पर कार्ब एनाइन जो होता है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कार्ब एनाइन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ये धनवान बेचारे लोग हैं, अब ये किसी को कुछ देंगे तभी इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। रियल लाइफ में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जो अमीर होता है वो सोचता है मेरे पास रुपये आए, मैं और धनवान हूँ, मेरी और स्टेबिलिटी बढ़े, कभी स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं है। तो भैया ये ज़िंदगी का अलग रूल है। लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि ये बेचारे कार्ब एनाइन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये सोचेंगे बेचारे कि हम किसी गरीब को दे दें उसका भला हो जाए। तो यहाँ पर ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होती हैं वो किसी को दे कर के अपना भला करना चाहती हैं, अपना खुद स्टेबल होना चाहती हैं। इनका मेन मोटो होता है स्टेबल। तो इनकी स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब इनसे कोई लेकर जाएगा या इनसे कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप हो गया आ गया कार्ब एनाइन में, तो भैया एक तो पास इनके पास वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, ऊपर से वो डोनेट कर रहा है तो वो तो स्टेबिलिटी इनकी बढ़ाने की जगह घटाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप जो होगा वो स्टेबिलिटी घटाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है -I के, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है +I के इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप के।
तो यहाँ पर ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देकर के अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, और यहाँ पर ये आपको इसका ध्यान में रखना है। अब देखिएगा CH3 माइनस, ये एग्जांपल लिया है हमने, तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये सिंपल कार्बन आयन है, यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर ये इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, यहाँ पर ये इधर से दे रहा है, इधर से दे रहा है, इधर से दे रहा है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसा का वैसा है। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी स्टेबिलिटी, एक तो वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है कार्बन आयन के पास, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो मतलब ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, इधर से 2 प्लस आई लगे हुए हैं, इधर से भैया भरमार है 3 प्लस आई। तो भैया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, और यहाँ पर फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे, फिर ये यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को कोई कम नहीं करेगा, जैसा था वैसा का वैसा। तो यहाँ पर इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें 3 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3 साइड से प्लस आई लग रहा है, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इधर 2 साइड से लग रहा है प्लस आई, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। इसको एक साइड से प्लस आई मिल रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल थोड़ी सी ही कम होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी, फिर इसकी। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो 1 डिग्री जो होता है कार्बन आयन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आपने पढ़ा भी होगा कार्बन आयन में, नहीं पढ़ा तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2, देन 3 सबसे कम होता है स्टेबल कार्बन आयन। तो यहाँ पर इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में अगला एप्लीकेशन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। फोर्थ जो होता है एप्लीकेशन यहाँ पर वो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद 2 और बचेंगे, एक होगा डाइपोल मोमेंट, एक होता है बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट 4th एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसमें सबसे पहले आप बताइए कि अम्ल क्या होता है या एसिड क्या होता है। तो देखिएगा एसिड वो होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है कि यहाँ पर ये कोई एसिड है RC≡OH, ठीक है, ये कोई एसिड है, ये एक्वस मीडियम में या एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं और बनाते हैं RC≡OO- प्लस H+। तो ये तो H+ आयन हो गया, साथ में ये होगा कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ठीक है। एसिड से बनता है एक्वस सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस, और बेस में आप उल्टा पढ़ोगे, बेस में बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब देखिएगा, अब हमें इस कॉन्जुगेट बेस से स्टेबिलिटी को देखना है, ठीक है। अब इस कॉन्जुगेट बेस को लेते हैं RC≡OO-, ठीक है। जब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाए तो आप डायरेक्ट एसिड से नहीं, एसिड से जो एक्वस मीडियम में या एक्वस सॉल्यूशन में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उससे आप उसकी इंडक्टिव इफेक्ट में उसकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी देखोगे। डायरेक्ट एसिड की नहीं देखी जाती है, कॉन्जुगेट बेस बना करके उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, CB में इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अब देखिएगा इससे कोई यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है G, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है +I। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। एक तो भैया इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थी, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है।
ऊपर से इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये तो इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डाउन कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता इसमें यह है कि इसके यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसके साथ कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर यह है कॉन्जुगेट बेस, और इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -I जिसे हम बोलते हैं। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से इस तरह से होते हुए इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इलेक्ट्रॉन रिच था ये ऑक्सीजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए इसके पास आ गए। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी, और यहाँ पर इस तरह से इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो स्टेबिलिटी ऑफ यहाँ पर एसिड, या हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो यहाँ पर वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी -I के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी +I के। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी -I के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी +I के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी। अब यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो होता है ये NO2, इसका -I इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ -I को, और फिर CN जो होता है उसका थोड़ा कम होता है -I, तो इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। और Cl का सबसे कम होता है इन तीनों में, तो इसको और छोटा लिख देता हूँ। तो स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, फिर इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो स्टेबिलिटी घटाता है एसिडिक स्ट्रेंथ की, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है -I वो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो जितना बड़ा -I उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए बेसिक स्ट्रेंथ पर आते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है 5th बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ में देखिएगा सिंपल सी बात है, ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन लेते हैं वो बेस होते हैं, और सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जांपल से डायरेक्ट समझते हैं। यहाँ पर यह है NH3, ठीक है, और यहाँ पर ये H+ है। तो भैया NH3 के पास एक होता है लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर कुछ इस तरीके से। इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस पर अटैक करेगा लोन पेयर, और यहाँ पर ये बना देगा NH4+, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर R कोई एल्किल ग्रुप है, वो इस नाइट्रोजन से आगे जुड़ गया, हाइड्रोजन की जगह R जुड़ गया, मतलब यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप है जो जुड़ गया। CH3 मान लीजिए सिंपल सा है, तो यहाँ पर जो कि मेथिल ग्रुप है। अब मान लीजिए सिंपल सा एल्किल ग्रुप जुड़ गया, तो उसमें क्या होगा कि उसका होता है +I इफेक्ट, एल्किल ग्रुप का +I इफेक्ट होता है, मैंने लिखाया था। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये H+ आयन है, तो यहाँ पर होगा ये है कि अब इसका लोन पेयर का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इसके पास खुद का लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसको यहाँ से ये +I इफेक्ट और मिल रहा है, तो इसके लोन पेयर का साइज़ बढ़ गया। ऐसे मान लीजिए इसका लोन पेयर का साइज़ बढ़ गया, इसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ये और ज़्यादा, इसका लोन पेयर का साइज़ बढ़ा, तो इसका अटैक और पावरफुल हो जाएगा, और इसका अटैक और पावरफुल हो जाएगा, ये जल्दी से H+ आयन ले लेगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा RNH, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस, ठीक है, नाइट्रोजन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ये जो हुआ ये प्रोसेस ये फास्ट हुआ, तो यहाँ पर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी, नीचे वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ऊपर वाले से। तो यहाँ पर सॉरी मैंने गलत एरो बना दिया, नीचे वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ नीचे वाले की ज़्यादा होगी ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, तो
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बोले तो +I, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले तो -I। तो यहाँ पर अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा Nr3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, आपको देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि बेचारा एक तो प्लस चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होना पक्का है। तो एक तो वैसे ही पहले से कंगाल है, बेचारा गरीब है, और यहाँ पर ये कहाँ से इसको बेस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये क्या घंटा अब H+ पर फास्ट अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका -I बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका -I जो होता है इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, और यहाँ पर हैलोजन का -I इन तीनों में सबसे कम होता है, और यहाँ पर CH3 का +I इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो यहाँ पर बेस को इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ये उतना ही फास्ट हाइड्रोजन पर अपने लोन पेयर से अटैक कर पाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बेस की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है इसमें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा 4th, फिर ये होगा 3rd, फिर 2nd, फिर 1 फर्स्ट। तो यहाँ पर सबसे कम ये फर्स्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ये बेचारा वैसे ही खुद गरीब है, क्या इसको लोन पेयर दे पाएगा, सबसे ज़्यादा गरीब है ये, तो सबसे कम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो बेसिसिटी सबसे कम इसकी हो जाएगी। अब लास्ट एप्लीकेशन जो आता है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आता है, तो लास्ट यहाँ पर आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट म्यू, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर ये भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो यहाँ पर म्यू जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ने पर डाइपोल मोमेंट जो होता है वो भी बढ़ता है। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होता है ये NO2 इसका होता है -I, और फिर इसका और कम होता है -I, Cl का और कम होता है -I, इसका सबसे कम -I होता है। तो यहाँ पर इस साइड आने पर फर्स्ट से फोर्थ की तरफ है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है, तो यहाँ पर जो म्यू है वो भी घटता चला जाएगा, फर्स्ट से फोर्थ की तरफ जाएंगी, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट की म्यू हो जाएगा, फिर सेकंड का, देन थर्ड का, फिर फोर्थ का। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक होगा उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। लव यू, बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।